शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, जहां बातें करते हैं हम बिल्कुल खुलकर, कुछ आपसे छुपाते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस पहुंच चुके हैं और रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना है। और इसमें चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की हो रही है कि क्या उनकी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात होगी, क्योंकि कल जो भारत के विदेश मंत्रालय ने और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया और कंफर्म किया, आज चीन ने उसको, कि जो हमारा स्टैंड ऑफ लद्दाख में बना हुआ है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, उसको लगभग रिजॉल्व कर लिया गया है। ताज़ा अपडेट में यह बताया गया कि जो 2020 से पहले तक जब यह विवाद शुरू हुआ, जहां तक भी पेट्रोलिंग की जाती थी दोनों सेनाओं की तरफ से, हम जहां तक जाते थे, चीनी लोग जहां तक आकर के सेना की गश्त किया करते थे, वो दोबारा बहाल होगी। तो अब इसका तो मतलब सीधे सीधे शब्दों में, अगर आप 2020 से पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं तो मतलब आपने मैटर रिजॉल्व कर लिया। और इससे ये कई लोग जो हैं आभास लगा रहे हैं कि ये एक कामयाबी हासिल हुई है दोनों देशों को विवाद को हल करने में। तो अब शायद प्रधानमंत्री की और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो सकती है। और इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के भी कुछ लोगों ने ये भी अपना अंदाजा लगाया है कि इस तरफ इस वक्त जैसे कनाडा और रूस और अमेरिका भी पन्नू आतंकवादी है, पन्नू उसके हत्या की कोशिश के सिलसिले में भारत की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। तो कहीं एक भारत भी जो है इस बार कोई तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत, चीन और रूस, ये तीनों बड़े मुल्क मिलकर के एक संदेश क्या ब्रिक्स से देंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब स्टूडियो में आए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में एक बार फिर। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रूस की तरीके से। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वैभव सिंह जी हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वैभव जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपके लिए सबसे बड़ी खबर क्या है जब प्रधानमंत्री आज रूस पहुंचे हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री 21वीं सदी के, मैंने दूसरे दशक के बाद तीसरे में हम जा रहे हैं, तब पहुंचे हैं। और ब्रिक्स एक ऐसी बातें चल रही थी कि एक अल्टरनेटिव है, वेस्टर्न अल्टरनेटिव है, जिसको अमेरिका ने भी नकारा है। इस जगह जाना और सभी मल्टीलैटरल फोरम में हमारा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य के साथ ब्रिक में भी एक सदस्यता है, जहां ब्रिक्स की हेजेमोनिक बिहेवियर रही है। एक है, चाइना ऐसा चाहता है कि ब्रिक्स के माध्यम से वो एक ऐसा चीज़ खड़ा करे जिससे कि उसकी अपनी जो साधता है, अपने इमरजेंस की बात करता है, वो कर सके। तो भारत उसके अंदर में एक बहुत क्लियर कट, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर्स में था, 4 मेंबर्स में फाउंडर मेंबर्स था। भारत का यह कहना है कि ब्रिक्स इज ए मल्टीलैटरल फोरम है, जिसकी अपनी एक अल्टरनेटिव चीज़ें बना रहा है, जो कि कहीं यूएन से भी आगे निकल जाएगा। देखिए, आज 40 देश और 9 सदस्य हैं, 40 और आना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल साउथ भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये यूएन से भी आगे निकल जाएगा। एक चीज़ जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, ब्रिक्स में ही एक चाइना है जो यूएन के परमानेंट मेंबरशिप में रोकता है, जो परमानेंट मेंबरशिप पे, हाँ, हमें रोकता है कि जो 5 बड़े पावर हैं, जिनको वीटो पावर है, उसके लिए रोकता है। तो भारत और चाइना रोकता है, चाइना इसका वही फाउंडर मेंबर है। तो यदि यूएन कहीं ना कहीं घबराता है या यूएन कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, हमें सब चाहते हैं कि दे दें, चाइना रोकता है। और यहां पर आ रहा है कि ये इट इज अल्टरनेटिव, यूएन की अल्टरनेटिव बोल रहे हैं। 2027 में G7 से आगे निकल जाएगा। ये विजन है ब्रिक्स का। ये विजन नहीं कहिए, ये दिस इज गोइंग टू जस्ट अनफोल्ड, इट इज गोइंग टू हैपन। आप 2006 में बनी थी ना, अब आप देखिए इतनी जल्दी, और सब जुड़ना चाहते हैं। हम आंकड़ों में नहीं जाते हैं कि 43% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 35% जीडीपी है, मगर चीज़ों को ला रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि डॉलर को एक वेपनाइजेशंस की तरह यूज़ किया गया, यूरो को भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हेजेमोनिक बिहेवियर रही है, उसके में लगाम, क्यों, दैट्स व्हाई इसमें इकोनॉमिक भी बहुत बड़ा चीज है। ये एक नई बात आज पता लगी, आपने कहा कि यूएन से भी, यूएन का भी ऑल्टरनेटिव बन सकता है ब्रिक्स। नेचुरली यूएन इज सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो आया था, उस समय वार्सो भी खड़ी हुई थी,
वॉर्सो खत्म हो गई 91 के बाद, पर यूएन तो चल ही रहा है ना। यूएन का विस्तार की हो रहा था, तो जिस तरह से नाटो और वॉर्सो की जो बात कहती है कि वॉर्सो खत्म हो गया, नाटो क्यों नहीं खत्म हुआ? नाटो इज अगेन अ टूल ऑफ यूएन। यूएन आज कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष में दिखता है ना कमजोर पड़ा हुआ है। यदि भारत ऐसा देश में जो 5वां अर्थ शक्ति है, 3रा अर्थ शक्ति बनने वाला, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, और इमर्ज आउट करेगा, यह आपके लाइफ टाइम में, हमारे लाइफ टाइम में हो ना हो, 15-20 सालों में आप देखिएगा। लोग जो बात करते हैं ना कि इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है चाइना की, भारत इतना पीछे है, कहां से कवर कर लेगा? इस कवर को करने में चाइना ने केवल लगाया था 2 दशक जी, भारत इसको 1 दशक से पहले ही कर देगा। राइट सर। अब ये जो लेकिन कल जो खबर आई कि भाई भारत और चीन के बीच LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात बन गई, तो सर वो बात एक्चुअली बन गई दिख रहा है? नहीं, देखिए, जो फ्रिक्शन के पॉइंट थे, 2 जगहें थी जो पेट्रोलिंग की, उस पर तो बन गई। आगे की बात है डी एस्केलेशन की। इस बार जो आपने 2 पॉइंट्स कहे, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक, हाँ। तो उसके बाद डी एस्केलेशन कब होगा? समस्या जो है इसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा होगी। लेकिन मैं तो पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ कि चीन जाना किस लिए जाता है, कि जो एक स्टैंड लेता है उससे पीछे नहीं हटता है। ये दूसरी बार हो रहा है भारत के साथ, डोकलम में हुआ और अब हो रहा है। उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है वो ना डोकलम में चल पाई, न यहाँ पर चल पाई। तो ये जो हम, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो राहुल गांधी क्या कहते थे, मोदी डर गया, डरपोक है, कायर है, चीन ने हमारा इतना कब्जा कर लिया, उतना कब्जा कर लिया। अगर इस आधार पर मोदी डरपोक और कायर है तो फिर नेहरू जी को क्या कहेंगे? 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी चीन को, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हीं के राज में तो गई। 40% पाकिस्तान चला गया। तो भारत की जो मैं मानता हूं डिप्लोमेसी और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की जीत है, जो कल एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि हम सब लोगों को लगने लगा था कि कुछ नहीं होगा, एक तरह से निराश हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य हम काम आया और हम अपने स्टैंड पर जो है कायम रहे। ये विदेश मंत्री ने तो बिल्कुल क्लियर कट चीन कहा की कोशिश की थी कि किसी तरह से भारत इस बात में मान जाए कि इस पर बातचीत चलती रहेगी, बाकी संबंध सामान्य हो जाए। भारत ने कहा ये नहीं होने वाला, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक नॉर्मल रिलेशंस नहीं होंगे। तो आपने चीन को स्टैंड डाउन करने पर मजबूर किया, और ये मतलब दूसरी बार 10 साल के अंदर। नहीं, अब सवाल ये है कि जैसे कुछ लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत ने तो ये क्लियरली बताया कि भाई पेट्रोलिंग जैसे जो लोग हम जहां तक करते थे, वो जहां तक करते थे 2020 से पहले, वो रिस्टोर हो जाएगी। हम उस सेंस में 2020 के पहले स्टेटस को पे पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री साफ कह रहे हैं हम वर्ष 2020 से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया है। अब इससे कैटेगोरिक और क्या वो कहेंगे, वो तो साफ साफ कह रहे हैं भाई चीन की सेनाओं की वापसी होगी तो मामले खत्म हो गया, मतलब झगड़ा खत्म, आपको जो 4 साल से चला आ रहा था, इस सेंस में देखें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी डिटेल में और इतनी एम्फेटिकली चीन ने ये बात नहीं कही। उनके एमईए के, उनकी मिनिस्ट्री के फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन ने कहा है। देखिए, चीन का विदेश मंत्रालय कौन सी भाषा बोलेगा, क्या बोलेगा, ये उनको डिसाइड करने देते हैं। भारत में बैठ के हम तो नहीं डिसाइड कर सकते कि चीन का विदेश मंत्रालय क्या स्टेटमेंट दे। क्या हमारे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को उन्होंने डिनाई किया है? क्या हमारे विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने कहा वी हैव रीच्ड अ रेजोल्यूशन? यस। तो आप लंबी चौड़ी बात ना करके उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि भाई हमने रिजॉल्व कर लिया इशू। और सबसे पहली बात तो देखिए, इस देश में जो कुछ पॉलिटिशियंस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन पॉलिटिशियंस को तो आज देश से माफी मांग लेनी चाहिए कि नहीं, राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। आप हिचक क्यों रहे थे? नहीं, इन्होंने चलवा दिया है, ये जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो राहुल जी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता भी थे, बड़े बड़े लॉयर हैं। वो बता रहे थे कि कई हजारों स्क्वायर फीट जो है, स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चाइना ने कब्जा कर ली है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए इस देश से। और इस तरह का जो झूठ फैलाया गया, मतलब आप सोचिए कि देश की सेना में सर फौज में रहें, देश के फौज के मोराल पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, देश के लोगों के मोराल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्या हमारी सेना इतनी कमज़ोर है कि वो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा हो गई और देश की सेना ने जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सारे के सारे संदेह खड़े किए जाते हैं और ये बहुत, मतलब कहते हैं, शर्मिंदगी की बात है। इस तरह का व्यवहार राजनीति में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, भारत ने एक चीज़ जो बहुत, अगर आप कहें तो ये जो पन्नू वाला केस हुआ था, जिसके ऊपर निज्जर पहले और फिर पन्नू
और उसके ऊपर जो भारत को जो है एक कोने में लगाने की कोशिश की जा रही थी वेस्ट की तरफ से, वहाँ पे आज कैनेडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी पास करने का प्रयास किया जा रहा है भारत के विरोध में। अच्छा। हाँ, कि भारत के खिलाफ वो जगमीत सिंह ने एक वो कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है कि वो जांच करे कि भारत वहाँ पे क्या हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत ने कहीं ना कहीं, भारत ने और चाइना ने एक समझदारी दिखाई है, और जो ब्रिक्स है वो कोई कितना भी कहे कि वो एंटी वेस्ट नहीं है। अब देखिए, वेस्ट के पास 2 वेपन हैं, एक यूनाइटेड नेशंस है और एक डॉलर है, जैसा सर ने कहा। वो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लैट पड़ रहा है अब। अगर आप रशिया के केस में देखें तो रशिया भी जीत रहा है युद्ध यूक्रेन में, और उनकी बुरी तरह हार हो रही है। भारत भी अब उनकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो भारत को भी इन्हीं हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भारत ने वो उसके लिए भी मना कर दिया कि हम इससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब एक डेस्परेशन है वेस्ट के अंदर, और जब दुनिया में यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के थ्रू कि पुतिन जो है वो अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए हैं, वैसे में ब्रिक्स जैसा समिट मतलब रशिया के अंदर होना, तो ये तो जो वेस्टर्न जो आर्गुमेंट है कि रशिया अकेला पड़ गया है, उसको भी फेल करता है ये। और भारत ने अगर ये डिस्प्यूट अगर भारत और चीन ने अगर टेबल पे बैठ के रिजॉल्व कर लिया, 20 राउंड 21 राउंड मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई है, मिलिट्री आपस में कोर कमांडर्स की बैठक हुई, 21 बैठकें हुई, 17-18 बार जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से मीटिंग्स हुई। तो भारत ने ये चीज़ दिखाई है कि हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी। और अगर डेप्सांग और जो है डेमचौक, यही अगर 2 कंटेंशन के पॉइंट थे और इनको भी हमने अगर रिजॉल्व कर लिया, तो फिर विवाद रह कहाँ गया। तो अब तो विवाद आपके सेंस में भी खत्म है, जो जितना बताया गया उसके हिसाब से। हाँ, अभी खत्म है, लेकिन क्या भविष्य में चीन इस चीजों को दोहराएगा नहीं? क्योंकि चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वो चीजों को कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करता है, और फिर बाद में कोई ना कोई, जैसे डोकलाम के बाद क्या उन्होंने लद्दाख में नहीं किया, तो अगर लद्दाख में हुआ है तो क्या लद्दाख के बाद कोई और वो पॉइंट नहीं खोलेंगे? लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब शायद वेस्ट ने इंडिया चाइना दोनों को कॉर्नर करने के चक्कर में दोनों को अपने डिफरेंस दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। और इसमें चाइना को ज्यादा मजबूर कर दिया कि भाई तुम अपने झगड़े सुलझा लो भारत के साथ। मुझे लगता है इसमें जो है हम रशिया की जो रोल है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में जब वेस्ट ने और जो है अमेरिका ने, यूरोप ने, सबने उन पर जो है सैंक्शंस लगा रखे हों, उस समय ब्रिक्स समिट होना रशिया में, और अगर मान लीजिए कि होता, अभी तो संभावना ही है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। अगर नहीं होती, और नहीं होती है, मुझे लगता है कि होगी, नहीं होती तो समिट एक तरह से फेल माना जाता। तो ये रशिया पर भी एक तरह का रिफ्लेक्शन होता। इस समिट का हाई पॉइंट वही होगा। सक्सेसफुल बनाने में तीनों का इंटरेस्ट था, भारत का भी, रूस का भी और चीन का भी। चीन के लिए भी जो है ये जितना प्रोलॉन्ग कर रहा था, ऐसा है कि भारत को परेशानी तो हो रही थी, हम इतनी बड़ी सेना वहां पर लगाए हुए हैं, खर्च हो रहा है, हर तरह की मुश्किल हो रही है, लेकिन चीन का विश्व में कोई सम्मान बढ़ रहा था, ताकत बढ़ रही थी, या उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चीन के लिए मानना बहुत मुश्किल है कि भारत जो कह रहा था उसको हमें मानना पड़ा। हम 1 इंच जमीन, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि चीन जो है आगे बढ़ा और 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये स्वीकार करना, और ये मान लिए डोकलम और उसके बाद ये लद्दाख, चीन को समझ में आ गया कि भारत बदल गया है, अब ये पहले वाला भारत नहीं है, तो इससे डील करने का तरीका दूसरा होगा। और जैसा वैभव जी ने कहा कि जो है डोकलम में हुआ, फिर लद्दाख में हुआ, आगे भी होगा ही होगा। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। हाँ, देखिए उनकी जो विस्तारवादी नीति है उसको वो छोड़ने वाले नहीं है, तो इसलिए हमको उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ये मान लें कि ये इशू रिजॉल्व हो गया तो इसके बाद जो है सब हंकी डोरी हो गया, सब शांति हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसकी तैयारी जो है वो हर तरह से, सबसे ज्यादा इस समय जो काम करता है वो आपकी है आर्थिक ताकत बढ़ाइए, सैन्य ताकत बढ़ाइए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, और अपनी मिलिट्री को जो है ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज। हमारी पोजीशनिंग जो है वो सबसे नाजुक रहती है इस सब में, कि मतलब हम वेस्ट के भी दोस्ती हैं, अमेरिका हमारा एलआई है, स्ट्रेटेजिक एलआई है, कनाडा से हमारे संबंध अभी फिलहाल खराब हो गए, लेकिन इस एक इशू के अलावा तो हमारा उनसे और कोई झगड़ा है भी नहीं। यूरोप के साथ हमारे अच्छे संबंध है, सब कुछ है, लेकिन आप रूस की भी दोस्त हो, और कल तो विदेश मंत्री ने बहुत तारीफ की है रूस की, और ये कहा कि रूस आपकी जरूरत है भाई, केवल मिलिट्री सप्लाईज नहीं वो आपको करता, तेल आपको देता है, मिनरल्स आपको देता है। नहीं लगाया हमारे खिलाफ। अमेरिका जब 71 में 7वां बेड़ा भेज रहा था, चीन को प्रेशराइज कर रहा था कि ईस्टर्न फ्रंट खोल दो, चीन तैयार नहीं हुआ,
ये अलग बात है। तो अमेरिका तो हमारे खिलाफ सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहा और रूस हमेशा मदद के लिए तैयार रहा। तो मतलब हम उनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं, और ये दोनों आपस में दुश्मन है। देखिए सौरभ, क्या होता है, 21वीं सदी की ये नई चीज़ है जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात, और पूरा विश्व आज इसका कायल है। और ख़ास करके हम जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, इवन लाइक मिडिल ईस्ट में आप जाएंगे, सऊदी अरेबिया करना चाहता है, सब चाहते हैं कि, और यही सच्चाई है, 21वीं सदी में यही होगा। अभी मैं एक चैनल में बैठा था तो कोई साहब थे, उनका अपना सोच है कि वो तो सुपर पावर, चाइना सुपर पावर हो चुका है, हाँ, वो नंबर देने के लिए तैयार हैं। छोटी सोच की चीज़ है। देखिए, रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई सुपर पावर बने। मल्टीपोलैरिटी की रशिया बात करता है, पुतिन साहब बात करते हैं, इंडिया बात करता है। वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये चीज़ें हुई हैं, रशिया पिटलग्गू हो गया चाइना का। नो, लोग समझते नहीं है पुतिन को। मैं यूक्रेन वॉर को शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ, जीत रशिया की होगी, बिकॉज आप करेक्ट फुटिंग पे खड़े हैं। देखिए बात क्या है, बात आज हमें यह समझने की चेष्टा करनी है कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है। ब्रिक्स में इसकी हाईजैकिंग है, एससीओ की हाईजैकिंग करना चाहता है चीन। मगर आज जो सबसे बुरी चीज हुई है चाइना को, 2012 में आए हैं शी जिनपिंग साहब। इसके पहले तो वो कहते थे कि स्लो राइज होगा, हाइड योर इंटेंशंस, डोंट डू इट। फिर ये आ गया हेजेमोनिक बिहेवियर, हेजेमोनिक डिप्लोमेसी, सारे इनके डिप्लोमेट जाकर चिल्लाना, ये करना, दूसरों को ये करना, उनको टेमिंग करना। और टेमिंग कहाँ हुआ है? टेमिंग केवल ये नहीं कि आप हमारा गलवान में हो गया और हमारे जो सुरेश बाबू साहब ने, वो तो हुआ ही था। तो उसके बाद ही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को समझ में आई है। इसके पहले आपने देखा सिक्किम में हुआ था, जब हमने बात किया, वहां पर भी हम स्ट्रांग, उस समय भी मोदी साहब ने, कि उनकी थिंकिंग में सही है। और फिर मैं दोहराता हूं, वुहान में उनको बताया था कि चाइना और इंडिया शुड बिकम एशियन सदी की जो सबकी प्रोडक्शंस हैं कि इट इज द सेंचुरी ऑफ एशियन सेंचुरी को यदि आप करना चाहते हैं तो इंडिया एंड चाइना कांट बी एनिमी, लेट द, उसको ड्रैगन कहते हैं, एंड एलिफेंट इंडिया हैव टुगेदर इमर्जेंस। वो शी जिनपिंग ये मानते हैं, आज भी मांगते हैं, मगर वो थक गए, खत्म हो गए वो। इट इज अ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, फिजिकली, सब चीज, मेंटली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और देखिए, ये केवल यहां नहीं हुआ, यांगसे, आपको याद, ईस्टर्न लद्दाख में मैं MGS ऑपरेशंस था, पूरा देखता था। यांगसे सबसे बड़ी चीज हुई, उसकी बात आजकल नहीं कर रहे। यांगसे में अभी थोड़े दिन बाद, इसके बाद जो वहां घुसना चाहा, 2 बार इतनी पिटाई हुई है। अच्छा, इतनी पिटाई करके उनको, और वो आए थे कहाँ, 2-2 बटालियन लेकर के, और वहां पर तकरीबन एक कंपनी से भी लोग कम है। यांगसे मेन सिक्किम आज भी कहते हैं ना, सिक्किम के पॉइंट को मत भूलिए, आज भी वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को कहता है हमारा है। और ये नहीं आया 62 की नहीं है, ये पूरा का पूरा बखेड़ा उसने खड़ा किया है। उसके बाद की उसने हमारे पूरे पर्वतों के नाम, रईसियों के नाम, उनके विस्तारों के नाम बदल रहा है। भारत ने पहली बार, और मैं बार बार कहता था कि ये, मैं इवन मिलिट्री फोरम में कहता हूं कि आपकी, भारत ने पहली बार पूरे जो तार है, जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन है, उसके नाम बदले। अच्छा, भारतीय नाम रख दिए। ये कैटेगोरिफिक लड़ाई, टिट फॉर टैट कर रहे हैं, टिट फॉर टैट। उन्होंने बॉर्डर विलेज बनाया, इंडिया ने बॉर्डर विलेज बना लिया, उससे भी आगे निकल गए हम। उनके पास तो आबादी नहीं है, आबादी भले ही 1 पॉइंट, बूढ़े हो चुके हैं, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। एक साहब आया था प्रदीप जी से, ये कि हमारा भी खर्चा हो रहा है। हम तो ऑलवेज लगे रहते हैं, या वी आर ऑलवेज मेंटेनिंग। भले ही हमारी केवल 2 डिविजन्स हैं, 1 स्ट्राइक कोर जो कि हमने सिक्किम में लेकर आए हैं, और हमारा जो एक पहला स्ट्राइक कोर जो पाकिस्तान के साथ, तो उसको हमने शिफ्ट किया है। हम तो वहां रहते ही हैं, हमारा कोई खर्च में ज्यादा नहीं बढ़ा है, मिलिट्री बजट नहीं बढ़ा। चाइना का क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट है ना, 50,000 ट्रुप को मेंटेन करना इस हाइट के ऊपर में, कॉन्स्क्रिप्ट मतलब कि आपने, मतलब कानून है, कानून है, बच्चों को लेके आते हैं। आप जाइएगा, हमने यहाँ पेट्रोलिंग किया है, ये केवल बियर पीते हैं, और उसके बाद हर एक 2 मिनट के बाद सिगरेट पीते हैं, और उनको चढ़ने के लिए एक सच्चाई ये है कि आप देखिए, केवल फौज के नंबर गिन लीजिए, कितने टैंक खड़े हैं, कितने एयरक्राफ्ट, इससे नहीं होती है। वो चीजें होती है, द जज्बा टू डू एंड डाई। उसकी एक इंच समझ नहीं गई थी। सौरभ साहब, हो सकता है आपके चैनल में भी मैं बताया था, ये जब हुआ था, जब लोग चिल्लाते थे 1000 किलोमीटर चला गया,
उस समय भी मैं कह रहा था कि 1 इंच जमीन नहीं गई, क्योंकि हम लोग ये आर्मी है जहां रेजिमेंटेशन, हमारी यूनिटें वहां होती हैं। आप डायरेक्टली, हम उसको पता है, 1 इंच जमीन। वो जो वैभव ने भी कहा कि भाई सेना खड़ी है, आप कैसे चली जाएगी? आप गलवान में उन्होंने ट्राई किया ना, गलवान में आपने सुना होगा ना, पीपी में 14 में, कि एक टेंट लगी थी, उसको आकर के उखाड़ने, उसके लिए 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, 40 को मार दिया। और रशिया को ऐसे बोलते हैं कि उनके लैप में आ गया। रशिया ने ही जारी किया कि ये 40 लोग मारे गए हैं, नाम लिखा चीन के। हाँ, सही कह रहे हैं, उनकी एजेंसी। तो रशिया को समझना, वो ऐसे ना, आप एनालाइज कर लिए, रशिया को जो जानता नहीं है, पुतिन को जो जानते नहीं, पुतिन। तो आप सर, मतलब आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना क्लोज भी आएंगे डिफरेंसेस बुला के? देखिए, उनकी कंपल्शन है, और इंडिया शुड डू इट, बिकॉज हमें राइज करना है ना। अभी 3.5 हमने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो कहीं हम लोग हम तो 12-13 ट्रिलियन है शायद, इससे ज्यादा। हम तो ऑलरेडी वी आर, ये मैटर ऑफ जस्ट टाइम सौरभ जी। और आप तो देखेंगे इस चीज को होते हुए, आने दीजिए 2 और दीजिए 10 साल, एक 10 साल दे दीजिए। देर इज नो वेयर द चाइना कैन कंपेयर यू। और एक सेकंड और लूंगा, यदि आपके पास समय है। देखिए, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये सोचते थे शी जिनपिंग ने लगा दिया है। अब लोग बोलते हैं कि मालदीव है, हमारा हम्बन टोटा है, और ये है बांग्लादेश का सितवे है, और ये इंडियन ओशन में, और हमने नेपाल को कर लिया। इसको हमने टोटल नकारा है बिना, और ये टीवी चैनलों में बात नहीं होती। श्रीलंका के अंदर में जिस तरह से हम गए हैं, हम्बन टोटा 0 हो गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें अभी आप देख रहे हैं, सितवे जो म्यांमार की है, पहली बार भारत ने उसको मिला है। हम लोग केवल ईरान की पोर्ट की बात करते हैं ना, चाबहार की। ये टीवी डिबेट में आया ही नहीं। बांग्लादेश का पोर्ट मिला है हमें म्यांमार का पोर्ट, म्यांमार का पोर्ट, राइट। हाँ, म्यांमार का पोर्ट, राइट। मेजर पोर्ट है ये, मेजर पोर्ट। बांग्लादेश भले ही अभी कर रहा है अमेरिका, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय अमेरिका इन बांग्लादेश, आजकल तो नॉट बाय चाइना। मालदीव्स वाले भी चक्कर लगाने लगे भारत। वो आ गए ना, उन्होंने इंडियन रूपी का यूपीआई कर लिया। यूपीआई बोलते हैं कि भारत का डॉलर। आपके पास इतनी शक्ति है, और ये शक्ति 20-30 साल तक है हमारे पास। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई चाइना को सेंस मिल गया कि भारत वो इज नॉट अ पुश ओवर, बट वी शुड नॉट बी ओवरबोर्ड। ठीक, बट आप ये जो 3 तस्वीरें लगी हैं, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, क्या ये कोई एलाइज हो सकते हैं तीनों एक साथ? देखिए, दुनिया में जो डिप्लोमेसी है या जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते, वहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट कन्वर्ज करेंगे तो दोस्ती है, आपके इंटरेस्ट अगर कन्वर्ज नहीं करेंगे तो दोस्ती नहीं होगी। अब जब भारत और चीन के साथ जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसमें रशिया जो है वो न्यूट्रल रहता है, और वो कहीं ना कहीं भारत के ही सपोर्ट में खड़ा होता है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आपको जो भी मिलिट्री सप्लाई हो, रशिया ने कभी नहीं कहा कि हम आपको मिलिट्री सप्लाई या स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे बिकॉज आप चीन के साथ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये हरकतें करता है। वो डॉलर को यूज करते हैं, वो अपने सप्लाई बंद कर देंगे, वो आपके ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में आपको जो है कि वो ब्लॉक कर देंगे, स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर देंगे। आप देख लीजिए, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, जो कि उनके साथ इतने समय तक अलाई रहा है, पाकिस्तान को भी उन्होंने ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो वो अमेरिका है कि, और ये इस मामले में रूस जो है वो हमारा काफी ट्रस्टवर्दी है। ऐसा अभी 71 की वॉर का जिक्र किया, जब 7वां बेड़ा उन्होंने जब भेजा, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स किसने भेजी? वो सोवियत यूनियन ने भेजी। ठीक है, और वही न्यूक्लियर सबमरीन्स देख करके अमेरिकन वापस गए, वरना बांग्लादेश कभी ना बनता। और भारत के साथ, और आज भी आप करना मुश्किल है कि अगर उस समय रशिया साथ नहीं देता सोवियत संघ, तो क्या होता। और ये तो आप बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरेबियन सी में यूके ने भेजा था अपना फ्लीट, बिल्कुल 2 जगह। हाँ, और ये जो आप तस्वीर, ये जो 3 शख्स आप देख रहे हैं, ये अगर आप कहें तो एक जो वेस्टर्न हेजेमनी है, दुनिया को अपने तरीके से चलाना, पॉलिटिकल सिस्टम भी वही चलेगा जो हम कहेंगे, बैंकिंग सिस्टम भी वो चलेगा जो हम कहेंगे, बाउंड्रीज भी वो होंगी जो हम डिसाइड करेंगे, उनको इन्होंने ना बोलने वाला जो कहते हैं ना जो ग्रुप है, वो ये है। ये दुनिया में आपको इन 3 के अलावा मुझे चौथा लीडर बता दीजिए जो कि मतलब एक डेमोक्रेसी हो या एक ग्लोबल पावर हो और अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को ना कह सकता हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ना कहते हैं, फिर उनके यहाँ फिर वो अमेरिकन डेमोक्रेसी आती है F-16 पे। तो ठीक है, तो अब आप बताइए, सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो, अगर वो डिक्टेटर थे या वो बादशाहते थी, वहाँ आपको जमहूरियत चाहिए, आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो आज जो ये कतर में है या जो UAE में है, ये डेमोक्रेसीज हैं।
लेकिन नहीं, क्योंकि ये आपके रंगा बिल्ला हैं, ये आपकी बेटिंग करते हैं वहां मिडिल ईस्ट में, और आप जो चाहते हैं आप इनसे करवा लेते हैं, जो जिनको चाहते हैं उनको पैसा दिलवा लेते हैं, तालिबान को भी फंड करा लेते हैं, टीटीपी को भी फंड करा लेते हैं, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड करा लेते हैं, वहां पे वो तालिबान वाले रह भी लेते हैं, हमास वाले भी रह लेते हैं कतर में। तो चूंकि वो आपकी बैटिंग करते हैं, देखिए वो अमेरिका जैसे देश वो दोनों साइड से खेलते हैं। नहीं, बट मैं चाइना पे ज्यादा बात करना चाह रहा था कि इंडिया चाइना के कन्वर्जेंसेस ज्यादा दिखाई देती हैं आपको या प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती हैं, और मैं ये ज्यादा चाइना के नजरिए से समझना चाहता हूँ। जो कन्वर्जेंस ज्यादा है, आप देख लीजिए लास्ट ईयर इंडिया में जितनी एफडीआई आई, सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना से आई है। और चाइनीज बिजनेसेस के लिए आप इंडिया एक 1.4 बिलियन की आबादी की मार्केट है। चाइनीज बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया और चाइना जो है दुश्मनी करे और आपस में एक दूसरे से लड़े। तो चाइनीज बिजनेसमैन भी जो है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो भी जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। इंडिया चाइना के बाद जो सेकंड बेस्ट आपका अमेरिका, आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 पे चाइना ही है आपके। और चाइनीज बिजनेसेस, चाइनीज जो मैं कहता हूं कि अगर 118 बिलियन डॉलर की अगर ट्रेड हो रही है, जो कि मतलब कैटेगोरिकली चाइना के फेवर में है, उसका जो लायन शेयर है वो चाइना जा रहा है। तो क्या चाइना तैयार है वो 100 बिलियन डॉलर्स अपने जो है साल के लूज करने के लिए? 100 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होते हैं, मतलब 100 अरब डॉलर में कुछ 20-25 पाकिस्तान आप खरीद सकते हैं। तो उतने पैसे में वो अगर वो पैसा अगर वहां मार्केट में अगर ब्लॉक हो जाता है, हाँ। तो उसका चाइना की अपनी इकोनॉमी जो कि पहले ही बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। लेकिन ये सर बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो केवल हमने जो है एविएशन सेक्टर में थोड़ा सा जो है रोक लगाई है, और चाइना इतना चिल्ला रहा है। और वही कह रहा था और ट्रम्प, एक छोटी सी बात, अगर आप ये देखें तो चाइना ये भी देख रहा है कि हो सकता है कि ट्रम्प की वापसी हो जाए, तो फिर वो जो ट्रेड वॉर जो ट्रम्प लड़ते हैं चीन के साथ, तो इकोनॉमी स्लो हुई है, इंडिया के साथ भी लफड़ा चल रहा है, और अगर ट्रम्प आ गया और वो उसने फिर वही टैरिफ वॉर शुरू कर दी, तो चाइनीज इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ये एक बहुत बड़ा डर है उनको। नहीं, लेकिन जैसे मैं ये मतलब भारत ने चाइना के ऊपर कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं इम्पोज की इन 4 सालों में। मतलब जो कुछ बॉर्डर पर हो रहा था, बॉर्डर पे आप जवाब दे रहे हो, मिलिटरीली जवाब दे रहे हो आप, लेकिन कोई इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं हमने कितनी सारी उनकी एप्स इंडिया में ब्लॉक कर दी, बैन कर दी। वो करोड़ों रुपए, टिकटॉक का करोड़ों रुपए का, अरबों डॉलर्स का बिजनेस था इंडिया में, बंद हो गया वो। एक चीज बताऊं, देखिए भारत ने क्या किया है, चाइना का जो एक पॉलिसी है ना, हेजमोनिक बिहेवियर था, वो है डंपिंग, कि इंडिया इज अ डंपिंग ग्राउंड, डंप कर दो, खराब चीजें कर दो इंडिया। वो कोर्स करेक्शन करना पड़ा उसको। 5G का लड़ाई लड़ा, 5G में भी हम आगे निकल चुके हैं, हम 6G के ऊपर जा रहे हैं। तो चाइना को यही लगता है कि नाउ बिकॉज हमारी जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि वो FDI हम चाहते हैं, हम FDI आज की लड़ाई, आज कल जो आ रहा है, चाइना ने इंडिया को बोला है कि आप जो रेयर अर्थ मटेरियल आप क्यों समझौता कर रहे हैं यूएस से? हमारा एक समझौता हो रहा है ना हमारी चिप की, क्योंकि चिप कंपनी पूरी की पूरी ताइवान से यदि अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसकी आधी चीज तो यहां पहुंचने वाली। ताइवान ने भी रोक दिया था। और ये आप लिखिए कि ताइवान को अब लोग ताइवान की बात करते हैं, वन चाइना पॉलिसी भी कहते हैं कि ताइवान उसका हिस्सा है। वहाँ लड़ाई केवल आपके हमारे ताइवान स्ट्रेट से जो हमें मिलेगा, जिसमें व्लादिवोस्टॉक वाला इलाका, जो चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक का जो रूट खुलने वाला है, क्योंकि दैट विल बी द गेम चेंजर, दैट हैज टू बी ओपन। और इंडिया ने इसलिए एक्सरसाइज शुरू की है, वियतनाम के साथ, सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और अभी सारे एशियन कंट्री के साथ। तो वो चाइना को डायरेक्ट, तो चाइना को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। मालदीव ने उनके जो आते थे ना, आपने सुना होगा वांगजू करके, उनके जो बोलते थे सर्वे करने वाले एयरक्राफ्ट, और मालदीव में खड़े होते तो हम नहीं आते हैं, चाहे श्रीनगर ने मना कर दिया। तो इंडिया हैज वन द थिंग स्ट्रैटेजिकली बाय स्ट्रेंथ, बाय डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल विल। और ये पॉलिटिकल विल की कोई गारंटी आप दे सकते हैं कि पॉलिटिकल विल रहेगा? कल यदि चेंज हो जाए तो आप ये बताइए ना। यदि आप पिछलग्गू हो गए, लोग कहते हैं ना पिछलग्गू हो गए, तो आप पिछलग्गू हो गए। आज इंडिया इज नॉट पिछलग्गू, बट कितना दिन तक आप मेंटेन, और इसलिए जरूरी है कि ये नेशनल डिबेट रहे। आप लोग जैसे लोग जो बनाते हैं पूरे माहौल को, इस चीजों को रखें। आप कह रहे हैं 4 साल में ये कैटेगोरिकल विन है इंडिया की, टोटल विन है, ये टोटल विन है। हम थंपिंग अप टेबल, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। और इसके लिए आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप It is very important. Let anyone come. National security just can't change. Let anyone. मैं नहीं कहता कि
सब तो अमृत पी के नहीं आते ना। अब क्या गारंटी है कि यहीं पर कुछ हो जाए आज का दिन, आज का सेटअप, बट वी हैव टू लिव थ्री। एक सवाल है सर, इससे जुड़ा सही है, जो चेंज आपको दिख रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल विल के कारण। सेना हमारी वही है, हमारी ताकत वही है, हमारा जज्बा वही है, सिर्फ लैक कर रहे थे तो पॉलिटिकल विल में। उसने कितना बड़ा चेंज किया है इससे आप बता। आप भी सहमत हैं कि भारत की सीधी सीधी जीत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है मेरी। अब डॉक्टर संतोष व्यास एक व्यंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि चुटकी में चीन को सीमा के बाहर फेंका जा सकता है, मोदी जी कर क्या रहे हैं? नहीं, ये इसमें एक चीज ये उनसे पूछी जा सकती है कि 1962 की वॉर में सर बैठे हैं, आपको बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स तक को यूज करने की परमिशन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी, वरना 1962 वॉर का रिजल्ट नहीं दी मालूम है? जो कहा जाता है कि नेहरू जी को यह डर था कि चीन दिल्ली पर अटैक कर देगा, एयर स्ट्राइक करेगा, इसलिए एयरफोर्स की कैपेबिलिटी भी नहीं थी। हमारी एयरफोर्स उस समय चीन की जो आप देख रहे हैं मिलिट्री प्रोवेस, ये अभी 15-20 साल में 30 साल में जब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तब हुआ है। उस समय में चीन की एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा मॉडल हमारी अपनी खुद की एयरफोर्स थी। हमारे पास उस समय जो फाइटर जेट्स थे उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो वहाँ उस हाइट पे जाकर के ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन नेहरू जी ने चुटकी की बात आपने कही ना, पूरे यदि आप मैंने नहीं सर, राहुल जी ने नहीं, दपसांग या नामचौक में देखिएगा तो एक जगह, ओनली वन प्लेस, दैट वाज पेजेंसो के ऊपर में हम जाते थे 8वें फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए, और वो आते थे 4, उन्होंने ब्लॉक किया था और वहां झड़प पहली शुरू हुई थी, उसके बाद गलवान हुआ था। जब वहां हुआ तो कैलाश रेंज जो आपने पकड़ लिया साउथ में, यदि आप जाएंगे चिसूल जाइएगा, चिसूल की बैटल है जो उसको हम लोगों ने ऐसे लॉस कर दिया, वहां पर काउंटर अटैक क्या होने वाला था मगर करने नहीं दिया गया 62 की लड़ाई में। तो ये जो इलाका है इसमें आपने कैलाश किया, पूरा का पूरा ऑफेंसिव ऑपरेशन है वो, इसी 20 के दौरान यांगसे में ऑफेंसिव है। हम ये चीजें नहीं आती, खुल के को लोग बोलने नहीं देते या समझना नहीं चाहते। और एक चीज और, अगर राहुल जी का जिक्र हुआ है तो मैं चाहता हूं 2 काम कि राहुल जी एक तो पहले माफी मांग ले, और दूसरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक MOU एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसको सार्वजनिक कर दें तो हमें भी पता चले कि उस एग्रीमेंट में है क्या। ये भी बता दें कि डोकलम चल रहा था तो चीनी एम्बेसडर से मिलने क्यों गए थे, वो भी पूरा क्या परिवार बात करने गए थे, दीदी जीजा सारे गए थे साथ में। हो सकता मनाने गए तो यही बता दें, कौन मना कर रहा है? कोई आरोप नहीं लगा रहा कि क्या करने गए थे, वो बता दें कि क्या करने गए थे। हम पूछ रहे हैं। आपको लगता है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की होगी मुलाकात? मुझे लगता है होगी। ये प्रेसिडेंट पुतिन की जो है प्रेस्टीज का भी सवाल है कि उनके यहाँ समिट हो रही है। अगर वो मीटिंग ना होनी होती तो ये स्टेटमेंट्स नहीं आती। लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट आने का मतलब ये है कि उसकी तैयारी हो चुकी होगी। और दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आप मिल सकते? और बड़े, और उस मुलाकात से क्या उम्मीद है आपको, मतलब क्या हासिल हो सकता है उससे? देखिए आप बोले। हाँ, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। देखिए जयशंकर साहब अभी गए थे SCO मीटिंग में पाकिस्तान में, उनके प्रीमियर आए थे, क्या बोला उन्होंने वहाँ पर, यदि आप ध्यान दें, उन्होंने कहा जो आपने CPEC बनाया है, उन्हें सॉवरेनिटी की बात की है अभी चाइना के, आपने हमारे सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट किया है। CPEC जो बनाया आपने, वो हमारी धरती गिलगिट बल्तिस्तान हमारा है, SCO जो हम PICO है वो हमारा है, उससे आप लाए हैं। उन्होंने खुल के बोला जबकि प्रीमियर बैठे हुए थे वहाँ। तो ये मोदी साहब भले ही पब्लिक डोमेन में नया आए, या 100% ये बात होना है, और कहीं ना कहीं CPEC फेल हो रहा है। ये हम लोग बहुत पहले से प्रोटेक्शंस है, उनके लाले पड़ गए हैं। CPEC विल टेक चाइना 20 years बिहाइंड। उन्होंने एक बहुत बड़ी जो ओवर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये फेलियर है। वो नहीं संभाल सकते, बलूचिस्तान में नहीं संभाल सकते, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं संभाल सकते। ठीक।